स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये हिंदी में आपके क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले MCQ क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन हम MCQ लॉन्ग आंसर सारे 10 क्वेश्चंस करेंगे। पहला है, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण 1797। अब ये कुछ समझने की चीज़ नहीं है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है दूसरा, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन कर दिए? तो राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ, यानी वो मतलब जो सब राष्ट्रीय राज्य बनाने के लिए प्रेरित हो रहे थे उसका उदय हुआ। तो यहाँ पे पहला आपका ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहीनता का लक्षण नहीं था? तो कौन सा लक्षण नहीं था? आप देखिए, जन पर आधारित सुविधाओं का ना होना, ऐसा ये लक्षण तो नहीं था। संपत्ति का अधिकार, ये भी नहीं था। सबके लिए वयस्क मताधिकार, तो ये मतलब ये सारे थे इसमें, बट उसके लिए ये सबके लिए वयस्क मताधिकार नहीं था। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित करी गई? तो 1815 में, जब फ्रांस है उसे कब्जे में लाया गया, तभी वियना कांग्रेस भी आयोजित करी गई थी। तो 1815 आ जाएगा। निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंध है? बिस्मार्क, ड्यूक मेटरनिक, या फिर डीस्पेसी, मैत्सनी या नेपोलियन? तो नेपोलियन का तो 1804 में ही हो गया था। ड्यूस मैत्सनी इटली और जर्मनी से संबंधित है। बिस्मार्क भी हमारे वो प्रशिया से संबंधित है। तो ड्यूक मेटरनिक आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो ये वियना संधि का उद्देश्य था। किसने कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये मेटरनिक ने कहा था, आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा तो पता चले। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने जो यूनान है उसे एक स्वतंत्र देश है उसकी मान्यता दी दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो वोल्फ फेटोन ने किया था। आपको ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखों पर पट्टी बांधी हुई तराजू लिए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो न्याय का प्रतीक है। आपने बुक में मेरी इसमें आंखों में, अगर आपने कभी कोर्ट गए हैं तो वहाँ पे भी कानून में एक लेडी होती है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधा होता है, वो न्याय का प्रतीक होती है। और ये ज़्यादातर कोर्ट वगैरह जहाँ पे न्यायाधीश होते हैं वहाँ पे होती हैं। अब हम एक अंक वाले प्रश्न हैं जो कि आपको आंसर डायरेक्ट करना है। फ्रेडरिक सॉरियो कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। अर्नस्ट रेनन कौन थे? वो भी फ्रांसीसी दार्शनिक थे। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? ये किस बात का प्रतीक है? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक थी जर्मनिया, और यह किस बात का प्रतीक है? तो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है, यानी जर्मन में जो पावर है वही जर्मनिया का प्रतीक है। प्रतीक के बारे में है। मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, या अधिकार विभाजन, यानी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, अधिकार जो है विभाजन होगा, अधिकार बांटे जाएंगे, उसका उन्होंने सिद्धांत दिया था। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो वो फ्रांसीसी क्रांति है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, जॉल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के साथ एकीकरण का प्रतीक था? तो एक जर्मन शुल्क गृह, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघर्ष ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया व मुद्राओं की तक संख्या 30 से 2 कर दी। ये इस प्रकार का ये आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। फिर है मैत्सिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगठन। तो मैत्सिनी ने एक योग इटली और योग यूरोप करा था मैत्सिनी ने। 8वां प्रश्न है, 19वीं सदी में कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप को राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो राष्ट्रीय राज का उदय, यही ताकत जो यूरोप में और पूरी दुनिया में बहुत परिवर्तन आ गए थे इसकी वजह से। नेक्स्ट है, बाल्कन क्षेत्र किसके निवासियों के लिए कहा जाता है? स्लाव के। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1815, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, और यही हमने क्वेश्चन पढ़ा था ऊपर भी। 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? ड्यूक मेटरनिक का। नेपोलियन युद्धों के दौरान वह बदलावों को ख़त्म करना किस संधि का उद्देश्य था? वियना संधि का।
जो नेपोलियन युद्ध के बाद जो बदलाव हुए थे वही वीना संधि में बोला गया था। सारे नेपोलियन के कोड थे वो सब खत्म करने थे। किसने कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक। नेक्स्ट आगे हम ये क्वेश्चन सेम ही आ गए आपके। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा करी? तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार से, नए राष्ट्रीय चिन्ह से और प्रशासनिक व्यवस्था से, राष्ट्रीय भाषा से और एक समान भार व मौन की व्यवस्था से। फिर है नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांति का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो नेपोलियन की संहिता क्या थी? ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करा था उसने, शहरी क्षेत्र में भी सुधार किया था और व्यापार में भी सुधार किया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करा। एक तो राष्ट्र बनने में ये हुआ। लोकगीत, जनकाव्य व लोक नृत्य हुआ और स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल हुआ और भाषा ने भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बतानी है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? विलियम प्रथम के जो विलियम फर्स्ट थे जो राजा थे उनके प्रशंसा के सिंहासन पर आसीन होना, सबसे पहले वो राजा बने। बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। बिस्मार्क ने जर्मन की एकीकरण करने का एक भूमिका अपने ही तरफ से भी वो कर रहा था। वेना कांग्रेस आई, एकीकरण में बाधाएं भी आई और बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इन सबको मतलब उसने हरा दिया बिस्मार्क ने। और विश्व शक्तियों को तटस्थ और एकीकरण जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। अब आपको इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का बताना है और इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं क्या थी। तो एकीकरण में क्या हुआ? 1832 में कावूर सॉर्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित व 1859 में लुर्बाडो को राज्य मिल गया। द्वितीय चरण में मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सॉन्डी में विलयन। तृतीय चरण में 1860 में गिरिबाल्डी द्वारा सिलसी व नेपल्स पर विजय और चतुर्थ चरण में वेनेशिया व रोम का अधिकार। 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का उदय हो गया। अब इसमें बाधाएं क्या क्या आई थी? पहला क्या था? राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। दूसरा था विदेशी शक्तियों का आधिपत्य। तीसरा था पोप का शासन। चौथा था वेना कांग्रेस और पांचवा था अनुदारवादी शासक। तो ये 5 रीज़न थे, 5 जो बाधाएं थी। नेक्स्ट है ब्रिटेन में राष्ट्रीय निर्माण का एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? तो यह किसी उथल पुथल का क्रांति का नहीं था, एक लंबी चलने वाली प्रतिक्रिया का नतीजा था। पहले निर्जातीय प्रचार, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। दूसरा 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीनने वाला। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन होना। फिर था स्कॉटलैंड का पर प्रभुत्व और आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम को शामिल किया गया। और नेक्स्ट था नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ और आंग्ल संस्कृति का दबदबा। राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा और पुराने राष्ट्रीय मंत्री सहयोगी रूप में। 7वां है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो यूरोप पर प्रभाव था। पहला राष्ट्रीय राज्यों का उदय था। दूसरा लोकतंत्र सिद्धांत को बढ़ावा था। तीसरा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल और चौथा अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों का मांग और लास्ट आखिरी निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। 8वां प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति पर न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस पे ही प्रभाव नहीं पड़ा, पूरे विश्व पे पड़ा। बताइए कैसे? तो फ्रांस पर प्रभाव कैसे पड़ा? लोकतांत्रिक शासन हुआ, यानी लोगों द्वारा शासन हुआ। लोक कल्याणकारी कार्य हुए, यानी लोगों जो लोग चाहते थे वही कार्य हुए। समानता मिली, स्वतंत्रता मिली और भातृत्व से भरे नए समाज की नींव और एकदम सबको भाईचारे से एक नई समाज की नींव बनी। नवीन कानून संहिता लागू, यानी एक नया कानून बना। नेशनल असेंबली का गठन हुआ, नेशनल असेंबली बनी। आर्थिक एकीकरण, सबको एक करा गया। कानून के समक्ष बराबरी और कानून के समान में सब बराबर थे और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित, यानी किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलनी है, कैसी मिलनी है वो बताना था।
अब पूरे विश्व पे कैसे बढ़ा? मध्यम वर्ग का उदय हुआ, यानी जो मध्यम वर्ग थे, एक तो निचले वर्ग थे और एक सबसे उत्तम वर्ग थे, तो मध्यम वर्ग जो है उनका भी उदय हुआ। उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ, और जो रूढ़िवादी जो विचारधारा थी वो खत्म होती जा रही थी और उदारवादी स्टार्ट होती जा रही थी। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृति व भाषा की भूमिका और जन विद्रोह। फिर है 9th क्वेश्चन, 1804 को नागरिकता संहिता के प्रावधान का उल्लेख कीजिए। तो नागरिकता संहिता में था जन पर आधारित सुविधाओं को सामसी, संपत्ति के आधार की बहाली, जमींदारी व समानती व्यवस्था की समाप्ति, और यातायात और संचार में सुधार, और मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए, और एक राष्ट्रीय मुद्रा भी चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कुलीन वर्ग की विशेषता लिखिए। तो यूरोप में कुलीन वर्ग थे जीवन जीने की समान शैली, भूस्वामित्व, कूटनीतिक भाषा, आपस में वैवाहिक संबंध, और उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। और 1815 की वीना संधि के उद्देश्य बताइए। इसके प्रमुख प्रस्ताव और व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1815 की जो वीना संधि, उसके उद्देश्य हैं, उत्तर नीदरलैंड की साम्राज्य की स्थापना हुई, और दक्षिण में जिनेवा को पिडमार्ट के साथ मिला दिया गया, और प्रशा को प्रशिया ने पश्चिम का नए क्षेत्र दे दिए गए, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया, और जो नेपोलियन के जितने भी कानून थे वो सब उसने हटा दिए गए। ये 1815 की वीना संधि के उद्देश्य थे। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस करे। अब नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।